हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था आंग्ल मैसूर युद्ध। और अभी तक मैंने आपको दो युद्धों के बारे में बताया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके पहले मैंने आपको हैदर अली के बारे में बताया था और मैसूर राज की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में बता दिया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 1782 ईस्वी में युद्ध में लड़ते हुए हैदर अली मारा जाता है और उसके बाद जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। 1782 से 84 तक वो युद्ध करता है। उसके बाद मंगलौर की संधि कर लेता है और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म मैसूर के सुल्तान हैदर अली के घर 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। तो टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था फ़तेह अली टीपू। वह बड़ा वीर विद्यावशनी यानी पढ़ा लिखा। विद्यावशनी का मतलब विद्या का व्यसन था। व्यसन मतलब आदत, यानी पढ़ने लिखने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था। संगीतकार भी था, यानी कि संगीत का भी प्रेमी था और स्थापत्य का प्रेमी था। उसके पिता ने दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार आरंभ किया था। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में टीपू हैदर अली के बारे में कि कैसे उसने विस्तार किया था, कैसे मैसूर की सत्ता हथिया ली थी। इस कारण अंग्रेज़ों के साथ साथ निजाम और मराठे भी उसके शत्रु बन गए थे। तो चूँकि मैसूर धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था, तो बगल में जो दो राज्य थे मराठे और निजाम, ये उसके शत्रु बन गए थे और कई बार इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके मैसूर पर आक्रमण भी किया। मैंने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था, उसमें बताया था। फिर दूसरे में भी बाद में शामिल हो जाते हैं, तीसरे और चौथे में भी अंग्रेज़ों की तरफ से ही लड़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं टीपू सुल्तान के बारे में जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, इसको याद रखिए। टीपू ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। मतलब एक प्रकार से देखिए, मुस्लिम था लेकिन फिर भी वो अन्य धर्मों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सम्मान करता था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। टीपू ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। टीपू ने विदेशी व्यापार तथा समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा पेगू यानी जिसको आज बर्मा कहते हैं, इनमें अपने व्यापारिक दूत भेजे तथा अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। तो टीपू सुल्तान ऐसा शासक था जिसने कहीं ना कहीं विदेशी राजाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू, यहाँ सब अपने दूत भेजे। अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस, यहाँ भी दूत मंडल भेजे। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान का मानना था कि अगर हमारी आर्थिक शक्ति मजबूत है तो हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो जाएगी। टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही थी। जब 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चलता था। शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए उसने धन दिया था, कट्टर नहीं था एक प्रकार से। फिर टीपू ने यूरोपीय पद्धति के अनुरूप सेना का संगठन किया। मंगलौर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में पोत निर्माण घाट का निर्माण करवाया। टीपू कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा चलाई, नई मापतौल की इकाई विकसित की और नए संवत का प्रचलन किया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1790 से 92 के बीच लड़ा गया। इसके कारण क्या थे? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बदला लेने और उनको पराजित करने की योजना बनाता है। इस क्रम में वह अपनी इस सैन्य शक्ति को बढ़ाने और उसका विस्तार करने का प्रयास करता है और इसके संबंध में वह कुछ विदेशी शक्तियों की सहायता मांगता है, जिसमें फ्रांस, कुस्तुनतुनिया जैसे देश थे। मैंने आपको बताया था कि विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करना चाहता था। दूत मंडल भेजे, अपने दूत भी भेजे। अंग्रेज़ों को जब इस बात की सूचना मिलती है
तब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है और टीपू सुल्तान का इन विदेशी शक्तियों से सहायता मांगना ही इस युद्ध का कारण बन जाता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1792 से 90 के बीच हुआ। कारण क्या था? कारण यही था कि जो टीपू सुल्तान है वो विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित कर रहा था, यानी फ्रांसीसियों से मदद मांग रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और अंग्रेज़ों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि फ्रांसीसियों के कोई निकट भी जाए। घटनाक्रम अंग्रेज़ों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। अंग्रेज़ों की इस युद्ध में विजय के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच होती है और इसमें कुछ ऐसी शर्त होती हैं जो टीपू सुल्तान के लिए एक अपमानजनक संधि साबित होती हैं। वे शर्तें कुछ इस प्रकार थीं, यानी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, उसमें टीपू सुल्तान को बहुत अपमानित महसूस हुआ, यानी कि उसको होना पड़ा महसूस। उसको लगने लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, क्योंकि उसके आधे से अधिक राज छीन लिए जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ पर आप देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा, जिसमें मालाबार और डिंडुगुल जैसे क्षेत्र शामिल थे। जुर्माने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की धनराशि अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान को देना पड़ा, यानी टीपू सुल्तान ने अपना राज भी दिया, 3 करोड़ रुपए भी देना स्वीकार किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया जाता है। मतलब अंग्रेज़ों ने कहा जब तक आप 3 करोड़ रुपए दे नहीं देते तब तक आपके पुत्रों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस कारण टीपू सुल्तान को बहुत अपमानित महसूस होना पड़ता है उसमें। इस युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निज़ामों ने अंग्रेज़ों का सहयोग भी किया था, इसलिए तोहफे में टीपू सुल्तान से लिए गए कुछ क्षेत्र मराठों और हैदराबाद के निज़ामों को भी अंग्रेज़ों ने सौंप दिए। मैसूर के कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों ने किसको दिए? मराठों को दे दिए और निज़ामों को दे दिए, क्योंकि मराठे और निज़ाम अंग्रेज़ों की सहायता किए थे। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर के पद पर था और उसने अपनी इस युद्ध में विजय के बाद मराठों हैदराबाद के निज़ाम को टीपू सुल्तान से छीने हुए क्षेत्रों को देने के संबंध में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जो इस प्रकार है। कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? मैंने अपने मित्रों को ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को दुर्बल कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने अपने मित्रों को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने दिया, यानी कि अंग्रेज़ों के मित्र कौन थे? निज़ाम और मराठे। तो कॉर्नवालिस कहता है कि मैंने उनको भी शक्तिशाली नहीं होने दिया, क्योंकि अगर निज़ाम और मराठे शक्तिशाली हो जाते तो आगे वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, समस्या उत्पन्न कर सकते थे। तो कॉर्नवालिस ने कहा मैंने उनको जो क्षेत्र दिए थे वो बहुत ही बेकार क्षेत्र थे, बंजर भूमि थी, तो इसलिए उनको शक्तिशाली नहीं होने दिया मराठों निज़ाम को, और दूसरी तरफ अपने शत्रु को दुर्बल कर दिया, यानी मैसूर को दुर्बल कर दिया। तो ये कॉर्नवालिस ने कहा था। अब बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1799 में हुआ। कारण क्या था इसका? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो अपमानजनक संधि हुई थी उसका बदला टीपू सुल्तान लेना चाहता था, तो अंग्रेज़ों से बदला लेने का विचार जो था टीपू सुल्तान का, ये एक कारण था। फिर एक कारण ये भी था कि जो लॉर्ड वेलेस्ली, चूँकि 1798 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली बन गया था, और लॉर्ड वेलेस्ली आया 1798, तो उसने सहायक संधि की योजना चला दी, नीति लाया सहायक संधि। तो सहायक संधि जो नीति थी उसका प्रस्ताव टीपू सुल्तान के पास भेजा और कहा कि आप सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिए। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया, तो लॉर्ड वेलेस्ली नाराज हो गए और युद्ध छिड़ गया दोनों में। कर्नल लॉर्ड वेलेस्ली और हैरिस ने पूरब से और जनरल स्टुअर्ट ने पश्चिम से मैसूर पर आक्रमण किया और 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। टीपू के परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया गया और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया गया, यानी कि टीपू के परिवार का एक प्रकार से विनाश कर दिया गया। और मैसूर पर वाडियार वंश के बालक, एक छोटा सा बालक था कृष्णराज,
उसको मैसूर का शासक बना दिया गया और उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य जो संघर्ष चल रहा था वो अंततः समाप्त होता है और मैसूर राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। एक प्रकार से सहायक संधि के द्वारा उसको अपने अधीन कर लिया जाता है। तो ये रही आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी जो 2 पार्टों में आई थी। पहले में मैंने आपको प्रथम और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में बताया था और इसमें मैंने आपको तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।